हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका समाज विज्ञान है, इतिहास की बुक से है, जिसकी डेट है 4 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक करेंगे, जिसका हमारा विषय है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी स्टार्टिंग में, वो कैसे आई थी, क्या क्या हुआ था, वो हम पढ़ेंगे आज की वर्कशीट में। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे इस देश के नीति निर्धारक तक कैसे बन बैठे, ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब से व्यापार का चार्टर यानी इजाज़तनामा हासिल किया। यानी जो वहाँ की महारानी थी उनसे इजाज़तनामा ले लिया कि हम इंडिया यानी भारत में वो एक व्यापार स्टार्ट कर दें। इसके अनुसार कंपनी को पूरब से व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल कर सकती है, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती है। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका की कैंप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार भारत तक पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इस कारण कंपनियों से पहले से दुखी थे। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखो। 1651 में ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की जो ज़मींदारी थी वो खरीद ली, जिसमें एक गांव था कालीकाता, जो बाद में क्या बना, कलकत्ता बना, और आज के समय में उसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने यानी जो ईस्ट इंडिया की पहली जो ज़मींदारी थी वो कहाँ थी, कोलकाता में थी। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि ये अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्वी वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान को इसका विरोध किया गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको आज की वर्कशीट में। प्रश्न नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? क्या फ़ायदा मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ये फ़ायदा मिला कि अब कोई और कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, यानी उसकी जगह ले नहीं सकती, लड़ाई नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 2 है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो आप इसका आंसर करेंगे, यूरोपीय व्यापारी भारत में सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग इत्यादि यूरोप से लेकर जाना बेचना चाहते थे, क्योंकि बाद में यूरोप अन्य कंपनियों के आने के कारण कंपटीशन बढ़ गया और उनका मुनाफा कम होने लगा, और यहाँ पे भारत में सस्ती हुई सामान मिल रहे थे तो वो उन्हें यूरोप में ज़्यादा महंगे दामों से बेचना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, आपके जीवन में संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, किसी भी क्षेत्र में जब एकाधिकार होता है तो हमारे अधिकारों का हनन होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गाँव जाती हूँ तो वहाँ पर फास्ट फूड की एक ही दुकान है, और दुकानदार ना केवल ऊँचे दाम वसूलता है बल्कि गुणवत्ता भी ख़राब होती है, साथ ही साथ उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। तो ये हमारा एक उदाहरण हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट।
आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई ज़रूर कर सकती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।